हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस शो के मेहमान हैं विकास गर्ग जी। अभी आपको मानद उपाधि मिली है, तो अभी आपको डॉक्टर लगा के हमको बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर विकास गर्ग जी। और ये जो मानद उपाधि मिली है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से मिला है। काफ़ी एक प्रतिष्ठित संस्था है। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये मानद उपाधि होता है किसी न किसी कंट्रीब्यूशन को देख के मिलता है, और एक लंबा उस दिशा में आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा तब उन्होंने दिया होगा। तो ये जो मानद उपाधि मिली है किस चीज़ के आधार पर मिली है और किस तरह से आपको नॉमिनेट किया गया इसमें? मैं डॉक्टर विकास गर्ग, नमस्कार। आज जो अभी आपने मुझसे पूछा कि ये उपाधि आपको कैसे और क्यों मिली है, तो उसके पीछे सबसे मुख्य कारण मुझे ये समझ में आता है कि मेरा आयुर्वेद की तरफ रुझान, आयुर्वेद की सेवा और लेखन, ये दो केंद्र बिंदु रहा है जिसने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दिलवाई। बहुत सारी और भी उपलब्धियां हैं आपके नाम, जैसे कि हम तो देखते हैं कि कई बार जब आप शिविर लगाते हैं, आयुर्वेद की सेवाएं आप देते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आपके पास लगती है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट, नॉमिनल प्राइस लेते हैं। जैसे अस्थमा वगैरह का आपने बताया है, और मैंने अपने अनुभव में देखा है, मेरे गांव की तरफ कोई व्यक्ति मुझसे मिला तो यहाँ पे पहुँचता है आपसे इलाज करवाने के लिए। तो ये कैसे आप तक पहुंचा आयुर्वेद, और कैसे आप कर लेते हैं? जैसे कोई भी काम करता है तो उसके पीछे पैसे क्या मिल रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, लेकिन आप काफ़ी लंबे टाइम से उसको कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन होता है और कैसे आप तक ये पहुंचा? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े पिताजी जो गांव में रहते थे, मैं बेसिकली रहने वाला जिला बागपत बड़ौद का हूँ। मेरे बड़े पिताजी वहाँ रहते थे, वो अस्थमेटिक थे, उनको अस्थमा की बहुत शिकायत थी जी। और हमने उनको बहुत करीब से देखा है कि वो ना तो उनको जीने देती है ये बीमारी और ना तो मरने देती है। वो लाख चाहते थे कि मेरा प्राण निकल जाए, तो वो मर भी नहीं पाते थे और जी भी नहीं पाते थे। उसी के तहत उसके खोज में मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश गर्ग जी ने प्रण किया कि हम इस बीमारी से किसी को मरने नहीं देंगे, और खोज पे दवा के लिए निकल गए। और ये दवा हैदराबाद के सुविख्यात आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, उस समय उनके पिताजी डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी के द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त दवा हमें मिली, जो कि अस्थमा के रोगियों के लिए, अस्थमा की समूल समाप्ति के लिए आयुर्वेदा का अमृत के समान है। और 1991 से 1991 से हम इस दवा को लगातार मुगलसराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ हम साल भर में 2 बार शिविर लगाते हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क होता है। इसके अलावा यह शिविर लखनऊ में और दिल्ली में 2 जगहों पर और लगाया जाता है। इसके अलावा हमने ना जाने कितने प्रांतों में ये शिविर को लगा करके लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। आप एक व्यापारी हैं, लेकिन जिसमें आपने बताया कि जो मानद उपाधि आपको मिली है वो लेखन के क्षेत्र में आपके कंट्रीब्यूशन को, आपकी रुचि को देखते हुए मिला है। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कोई एक काम कर रहा है तो अगर खास तौर से कोई व्यापारी है, होता है कि यार बड़ा टेंशन में होगा, मतलब समय नहीं मिल पाता है, और आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। कैसे लेखन के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट आया और कैसे आप लिख पाते हैं? मेरी दिनचर्या बहुत सुबह शुरू हो जाती है। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे के बाद, क्योंकि मेरा ये जो आयुर्वेद का जो कार्यक्रम है सुबह में 6 से 8 बजे का कार्यक्रम है, और उस दरमियान जब कोई मरीज मेरे पास जब सुबह में नहीं रहता है तो मेरा लेखन में रुचि शुरू से रही है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। वो समय मुझे सफिशिएंट मिलता है, और जो सुबह की जो वाइब्स होती है बड़ी अच्छी होती है, माहौल बड़ा अच्छा रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती पूरे दिन भर की, तो आराम से लिखने के लिए वो समय सबसे सर्वोत्तम मुझे लगता है। उस समय बैठ के मैं इस कार्य को पूरा करता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर किसी को किसी काम में अगर रुचि है तो कुछ अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो समय है उसी में आप उसको खोज लेंगे। जी बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं किसी समय की। अगर आपकी रुचि है तो आप अपने आप उसके लिए समय निकाल लेंगे, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो आप। आई डोनेशन के ऊपर अगर मैं चंदौली की बात करूं तो अभी मुझे जो आंकड़े आप बता रहे थे कि आपने कितना 238 आई डोनेशन आपके सहयोग से, आपके माध्यम से हुआ है।
एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और खास तौर से जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं, लोगों के अंदर एक परसेप्शन बना रहता है कि जैसे अगर उनके जाने के बाद उनके बॉडी का कोई पार्ट इस्तेमाल होगा तो सही नहीं है, ये है वो है। लेकिन कैसे आपने करा दिया? मतलब जिस क्षेत्र से आप आते हैं, लोगों के अंदर तमाम तरह की गलत धारणाएं हैं, लेकिन 238 आई डोनेशन और अभी भी आपका निरंतर प्रयास चल रहा है। क्या चुनौतियां आपको मिलती हैं और किस तरह से आपको इसमें सफलता मिली? निश्चित तौर पे ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जब किसी के परिवार में उसका कोई अभिन्न मृत्यु को प्राप्त करता है और वहां जाके उनको मोटिवेट करना या उनसे ये कहना कि आप इनका नेत्र दान करा दीजिए, तो निश्चित तौर पे बड़ा भावनात्मक समय होता है उस समय। और चूंकि उस परिवार में इतनी असहनीय पीड़ा होती है जिसको सहन करने के लिए वो व्याकुल रहता है कि मैं कैसे इसको मैं सहन कर पाऊंगा। और वहां पे उनसे आप ये जाके कहिए कि इनकी आई डोनेट करा दीजिए, आंखों का नेत्रदान, इनकी ज्योति को अमर करा दीजिए। और वो आज के इस परिवेश में और हिंदू मैथोलॉजी के अंदर जैसा कि लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि अगर मेरे शरीर से आंख निकल के ऊपर जाएगा शरीर तो निश्चित तौर पर अगला जन्म अंधत्व को प्राप्त होगा। ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ खाली भ्रांतियां हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी भी बातें आपके सामने आती बिल्कुल आती हैं। हाँ। तो उनको मैं समझाता हूँ कि फिर तो आप अपने डेड बॉडी को ना जलाओ। हाँ। जला के जली बॉडी पैदा होगी। हाँ। तो उनके दिमाग को थोड़ा सा उनका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो कहते हैं ठीक है आप इसको नेत्रदान करा दीजिए। तो बहुत कई जगहों पे ऐसा भी देखने को मिला कि चले आए मेरे बाप की आंख निकलवाने के लिए। कहीं आपको रिएक्शन भी मिलता होगा कि आप गए, लाख आपने प्रयास किया लेकिन लोग नहीं माने? सब नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। बहुत तेरी जगह में आज के समय, आज का दौर ऐसा है, अगर 100 लोगों को हम मोटिवेट करते हैं तो मुश्किल से केवल 10 लोग ही मोटिवेट हो पाते हैं नेत्रदान के लिए। तो ऐसे चैलेंजिंग वक्त में आपने 238 का आंकड़ा छुआ है और मुझे उम्मीद है कि अभी 238 सफलता पाने के बाद तो अब मुझे लगता है अगर 1000-2000 भी रिजेक्शन मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगर हमको दर्शक देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कि उनकी आंखें या कोई बॉडी ऑर्गन उनके ना रहने के बाद अगर किसी और के काम आ जाए, तो उनके लिए आप यहाँ से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो एक बात ये कहना चाहते हैं उनके लिए कि खाली अपनी आंखों को बंद करके, जो जीवित आदमी है अपनी आंखों को बंद करके खाली अपने घर के जिसमें वो काफी समय से रह रहा है, आंख बंद करके दूसरे कमरे में चला जाए तो उसको आंख की रोशनी का भान हो जाएगा क्या चीज होती है, आई रोशनी क्या होती है। तो निश्चित तौर पे जिसको आप नेत्र ज्योति देते हो वो आपका जिंदगी भर के लिए ऋणी हो जाता है। और आप अपने जो कि आपके यहाँ डेथ कर चुके हैं, जिनकी आप नेत्र ज्योति आप दान करवा रहे हैं, वो उनकी रोशनी को आप अमृत प्रदान करते हैं आप, क्योंकि ये किसी भी संसार की किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। करेक्ट हो चाहे नेत्र, ये दोनों चीज कहीं नहीं बनती है। इसको हमारे जीते जी हमने जब हम उनको अपना रक्त दान करेंगे तभी सामने वाली जिंदगी सुरक्षित होगी। और मरने के बाद आप जब आंख दान करते हैं तो आप ये ना सोचना है कि हमारी 2 आंखों से केवल 2 लोग देखेगा, नहीं। साइंस इतना डेवलप कर गया है, इतना चिकित्सा जगत इतनी आगे चली गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि अब 2 आंखों से 4 लोगों को रोशनी आप दे सकते हैं। और हम इस कार्यक्रम के अंदर वाराणसी आई बैंक सोसाइटी डॉक्टर सुनील शाह जी, जो कि बनारस के बड़े मानिंद, बड़े रिनाउंड, बनारस के ही नहीं आपके पूरा पूर्वांचल नहीं अभी तो कई राज्यों के अंदर उनका नाम आई डोनेशन के लिए, आई ट्रांसप्लांट के लिए, जो कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट होती है उसके लिए बहुत अग्रसर है जी। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति दुनिया से जा चुका है उनको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के चलते किसी और की दुनिया में रोशनी आ सकता है, कोई और इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकता है। तो अपने आप में एक पुण्य का भी काम है। और कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है तो जिन परिवार वालों से भी आपके पड़ोस में ही जो अनूप जी हैं, उनके फादर का आई डोनेशन हुआ, अनूप गुप्ता जी। हाँ, तो वो बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि सर आपको आना है और इसके ऊपर बात करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, लेकिन उनके भाव जो थे वो देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर ये भाव अगर समाज के हर एक व्यक्ति में आ जाए तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति के जाने के बाद भी वो समाज में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करके चला जाएगा।
क्योंकि जो उनकी आंखों से देख रहा है, अगर हम भी उनसे मिलेंगे तो हमको एहसास होगा कि भाई पिताजी की आंखें हैं या हमारे भाई की आंखें हैं। जो जाने वाला तो जा चुका है, लेकिन एक उसकी जो विस्मृति है, उसकी जो यादें हैं, वो अभी भी इस दुनिया में जिंदा हम कर सकते हैं, उसको अमर कर सकते हैं। तो बहुत नेक काम है। लेकिन इसके साथ ही आपने बताया कि ब्लड डोनेशन, आपने खुद अपना ब्लड डोनेशन किया है 84 टाइम्स। एक दो बार अगर ब्लड डोनेशन करना होता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। हमारे घर में भी ऐसी बातें चलती हैं कि ब्लड डोनेट करने से शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, ये है वो है। कितनी भ्रांतियां इसमें है, और 84 टाइम्स आपने ब्लड डोनेट किया, इसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या किसी तरह की कोई कमजोरी, कोई समस्या? मैं आपके सामने, मेरी अवस्था इस समय 56 साल की हो चुकी है, और 84 बार देने के बाद अभी मेरा जो शपथ है कि हमने 27 यानी सैकड़ा पूरा करना है इसको। 100 बार रक्तदान करना है अपना, और अगर मैं जिंदा रहा तो निश्चित तौर पे 27 इस रक्तदान को 100 बार जरूर पूरा करूंगा मैं। और किसी भी प्रकार की, जैसा कि लोगों के मन में भ्रांति है कि मेरा रक्त हम अपना डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे तो हमारी शरीर कमजोर हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 24 घंटे के अंदर जो आप 400 ml ब्लड अपने शरीर का, जो अभिन्न चीज आप सामने वाले को डोनेट कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर वो फिर से पुनः आपके शरीर में उतना खून बन जाता है। और रक्तदान करने से आपकी नसों के अंदर ताकत रहती है और किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने पाती है जी। तो चाहे वो आई डोनेशन हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, इसमें सिर्फ भ्रांतियां हैं। क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल बैठे हुए हैं, जो अगर आई डोनेशन की बात करें तो इसमें तो आपको बहुत लड़ना है, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, बहुत सारे ऐसे ना कि चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं। ब्लड डोनेशन तो खैर हालांकि फिर भी आसान है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप अपने काम से समय निकाल के समाज में पहुंचते हैं और इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए आप निरंतर और सतत प्रयास कर रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, आयुर्वेदा के माध्यम से भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं। जो गठियावाद वाला है, जो लोग आपके पास आते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? जो अस्थमा के मरीज हैं या जो गठिया के मरीज हैं, दूर दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, किस तरह से आपके पास पहुँचते हैं? वो क्या कोई एडवर्टीजमेंट होता है, कैसे? नहीं, मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, माउथ पब्लिसिटी है। जैसे कोई एक मरीज आता है, वो ठीक हुआ तो उससे लोग पूछते हैं तुम कहाँ से ठीक हुए, तो वो कहता है आप वहां चले जाओ, वहां से दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओ। माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। जब आप की गुणवत्ता, जो आपका आयुर्वेदा है, अपने आप में पूरी गुणों का खान है। अगर सही जड़ी बूटी आपके पास है और उसका सही समय में शोधन होता है, सही समय में खेत से तोड़ा जाता है। जैसे अस्थमा है, अस्थमा के लिए मृगशिरा नक्षत्र और शरद पूर्णिमा पे साल भर में 2 बार हम लोग दवा देते हैं। और इसकी जो जड़ी बूटी है नक्षत्र के आधार पर तोड़ी जाती है, शोधित की जाती है, उसका पिसाई होती है, और उसी नक्षत्र के समय में एक पर्टिकुलर नक्षत्र होता है। जैसे रात के 12:56 पर अगर वो नक्षत्र आएगा तो 12:56 पर ही वो दवाई आपके शरीर में प्रवेश करेगी, तभी उसका पूरी तरह से उसका समाधान होगा। इसके लिए हम लोग मरीजों को पहले से, जैसे मेरे पास मान लीजिए 8-10 हज़ार की संख्या में मरीज आते हैं, उनको हम दवा, उनको पहले से हमारे जो सहयोगी हमारे रहते हैं वो सबको दवा बांट देते हैं। 4 घंटे पहले से दवा बांटनी शुरू करते हैं तो 10,000 मरीजों को दवा बन जाती है। और उसके बाद जब वो समय आता है, 12:56 का जो समय है वो आता है, उस समय मंच से घोषणा की जाती है कि आप लोग सभी लोग अपनी अपनी दवाइयों का सेवन कर लें। तो वो एक साथ उसी पर्टिकुलर नक्षत्र में दवा का सेवन करते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। जी, मैं भी एक बार, मुझे याद है कि लास्ट ईयर मैं भी आपके शिविर का हिस्सा बना था और एक बड़ी संख्या थी। तो कई बार जब लोग देखते हैं तो क्या कोई एडवर्टीजमेंट हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब लोग एक दूसरे को सूचित करके आते हैं और इस आधार पर आते हैं कि हमने पूछा भी था कि भाई साहब कैसे आए, तो एक लड़के ने बोला कि हमारे भाई थे या कोई था पड़ोस में, वो ठीक हो गए थे, तो उनके जानकारी मिलने के बाद उनसे हम यहाँ पर पहुँचे। तो एक बड़ी संख्या थी और आपके इस मानद उपाधि के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके सारे सामाजिक दायित्वों को, कार्यों को देखते हुए ईश्वर से यही कामना है कि आप 56 नहीं
110 साल की आयु तक जिएंगे और स्वस्थ रहकर। और 100 नहीं, आप उसके पार भी जाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों को सोसाइटी की को नितांत आवश्यकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके मानव उपाधि के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबसे एक बार जरूर आग्रह करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो अपने परिवार को, क्योंकि मेरी तो आंख बंद हो जाएगी, वो मोटिवेशन मेरे परिवार में होना चाहिए कि मैंने अपने डैडी की या अपने बेटे की, अपनी वाइफ की आई डोनेट करानी है। आंख बंद होने के बाद तुरंत आप आई बैंक सोसाइटी या मेरा नंबर 9918805675 है, इस नंबर पे आप संपर्क करें और आपके पास 1 घंटे के अंदर हमारी टीम पहुंच जाएगी और नेत्रदान संपन्न पूरा हो जाएगा। तो यह कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये इतना आसान डिसीजन नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है फिर भी आप उसको अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, ये वो तरीका है। तो ये जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर नीचे आपके सामने, आप इस नंबर पे संपर्क करके आप आई डोनेशन के लिए, मरणोपरांत आई डोनेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और कभी घर में से कुछ होता है तो आप सबसे संपर्क करके आप समाज में एक बेहतर पहल के लिए आप आगे आ सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन जो हम सुबह में दवा का लोगों को इलाज करते हैं, वो पथरी कहीं पे भी हो, चाहे वो पित्त की थैली में हो, चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर में हो, पेनक्रियाज में हो, सीबीडी में हो, कहीं पे भी हो, उसका इलाज प्रतिदिन हम अपने निवास स्थान से करते हैं। गठियावाद, साइटिका, बवासीर, खूनी हो चाहे बादी, कैसा बवासीर हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो सब दवा से ही ठीक हो जाता है। और अस्थमा का तो खैर कैंप लगाते ही हैं हम लोग। तो आप नंबर का लाभ उठाएं, सर को कांटेक्ट करें। और जो भी सर ने मेंशन किया है कि जो बीमारियां ही अपने आप में असाध्य बीमारियां हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या होती है, आप भी आएँ और इलाज कराने के उपरांत आप भी अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।